आज के मुख्य समाचार। रिज मैदान में इंडिया न्यूज वॉकथन की रंगारंग शुरुआत। हिमाचल में एनएफएसए सूची में बड़ा खुलासा। कुकवी छात्र कल्याण संघ का भव्य रक्तदान शिविर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की भर्ती में बड़ा बदलाव। धार्मिक स्थलों पर बढ़ते प्रदूषण से खतरे में हिमालय। शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार का भव्य स्वागत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने संभाला पदभार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के प्रतिष्ठित रिज मैदान पर आज इंडिया न्यूज द्वारा आयोजित वॉकथॉन कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का आगाज शिमला नगर निगम की महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल तथा कांग्रेस मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाना तथा लोगों को एक ऊर्जावान और सकारात्मक माहौल प्रदान करना है। वॉकथॉन में सभी आयु वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वास्थ्य के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। आयोजन स्थल पर मनोरंजन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। मंच को सभी प्रतिभागियों एवं दर्शकों के लिए खुला रखा गया था, जहां कोई भी प्रतिभागी अपनी कला, हुनर या प्रस्तुति पेश कर सकता था। आयोजकों ने सुनिश्चित किया कि कार्यक्रम न केवल स्वास्थ्य केंद्रित हो बल्कि मनोरंजन और उत्साह से भरपूर भी रहे। यह वॉकथॉन शहर में स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। बहुत अच्छा प्रयास इंडिया न्यूज़ की तरफ से हुआ और इनके स्पॉन्सर एल्केमिस्ट और ओजस हॉस्पिटल ने ये किया शिमला के अंदर, और हमारे साथ हमारे शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान जी और डिप्टी मेयर उमा कौशल जी, इसमें हम सब लोग शामिल हुए। हमें मौका मिला इस वॉकथॉन को ग्रीन झंडी दिखाने का। एक अच्छा प्रयास है कि हेल्थ कैसी होनी चाहिए। आपको जैसे इन्होंने जिक्र किया, जो एल्केमिस्ट से डॉक्टर्स आए, टीम आई थी, दूसरे भी ओजस हॉस्पिटल से भी आए, उन्होंने भी ये बात जागरूक करने का जो अभियान किया, किस तरह से ऐसी परिस्थितियों में जब स्ट्रोक आता है तो आपको मेडिकल हॉस्पिटल्स फैसिलिटी लेने के लिए कितने समय के अंदर पहुंचना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या आपको मेडिकल एड कितने घंटे के अंदर मिल जाए जिससे आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जानकारी मिली, अवेयरनेस था कि हमारे को अपने स्वास्थ्य को लेके कितना जागरूक होना चाहिए और किससे आगे हमारे अपने स्वस्थ रहने के लिए जहाँ योगा है, एक्सरसाइज है और मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो एक अच्छा प्रयास किया, इसमें स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, शिमला के सैकड़ों बच्चों ने, और उन टीम का हम आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे जागरूक अभियान चलते रहे जिससे लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़े। ये अच्छा प्रयास है, खासकर फिटनेस को लेकर के जिस तरह से अवेयरनेस कैंपेन किया और आयोजित किया, और इनके साथ पूरी टीम जो एल्केमिस्ट और ओजस हॉस्पिटल की तरफ से जो डॉक्टर्स आए हैं उनका भी मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ एक्सरसाइज के साथ इंजॉय भी हो रहा है, और स्ट्रोक जो अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, जैसे एकदम से सडन स्ट्रोक आ जाता है तो उसकी क्या क्या आप उसको रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, इमरजेंसी में आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए अवेयरनेस कैंप था। उसमें हमें भी, मेरे साथ हमारे नरेश चौहान जी मीडिया प्रभारी कैबिनेट सेक्रेटरी के हमारे साथ आए थे, तो उनके साथ भी हमको एंजॉय करने का हमको सब कुछ मौका मिला कि जिस तरह से साथ के साथ फिटनेस के साथ साथ इसमें एंजॉय भी हो रहा था। एक बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं समझता हूँ कि समय समय पर होता रहना चाहिए, और बच्चों के लिए एक अवेयरनेस भी रहती है और एक्सरसाइज भी होती है और फिटनेस भी रहती है। बहुत अच्छा प्रयास है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले मुफ्त और सस्ते राशन की लाभार्थी सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई है। केंद्र सरकार से प्राप्त ताजा सूची के अनुसार प्रदेश के 28.24 लाख लाभार्थियों में से करीब 5.32 लाख लोगों को संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने प्रदेश भर में विस्तृत सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। विभागीय जाँच में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई है। 2222 लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी नाम सूची में मौजूद है। 2918 वाहन मालिक गरीबों के लिए निर्धारित राशन का लाभ उठा रहे थे। लगभग 40,000 लोगों का 2 जगह पंजीकरण पाया गया। अब तक 21,088 लाभार्थियों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। जिला स्तर पर विभाग की टीमें सर्वे कर रही है और पात्रता मानकों पर खरे न उतरने वालों को सूची से बाहर किया जा रहा है।
केंद्र द्वारा भेजी गई सूची में कई ऐसे लोग शामिल पाए गए जिसके पास वाहन है, 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि, निर्धारित सीमा से अधिक वार्षिक आय या सरकारी नौकरी है। इसके अलावा जिन लाभार्थियों ने पिछले 6 महीनों से राशन नहीं लिया, उन्हें भी संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है। NFS योजना के तहत प्रदेश में करीब 7 लाख परिवार सस्ते या मुफ्त राशन का लाभ उठाते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि केंद्र से प्राप्त सूची में दर्ज संदिग्ध लाभार्थियों का तेजी से सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपात्र लोगों को तुरंत सूची से हटाया जा रहा है ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्रों तक ही पहुँच सके। यह कार्यवाही प्रदेश में पारदर्शिता और खाद्य सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में कुपोषित छात्र कल्याण संघ द्वारा एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा स्वयंसेवक और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। यह आयोजन सामाजिक सरोकार और मानव सेवा की मिसाल पेश करता दिखाई दिया। शिविर में कमला नेहरू अस्पताल के MD डॉक्टर कंचन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रक्तदान के महत्व पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि 1 यूनिट रक्त कई जिंदगियां बचा सकता है। उन्होंने युवाओं से नियमित रक्तदान की अपील भी की। कुपोषित छात्र कल्याण संघ के चेयरमैन अमित दास्ता और प्रधान मयूर दिप्टा ने उपस्थित लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और हर सक्षम व्यक्ति को समाज सेवा में आगे आकर जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से छात्रों और युवाओं को मानवता के इस पवित्र कार्य में सक्रिय रहने का संदेश दिया। शिविर में कई स्वयंसेवकों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया तथा आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आयोजन समिति ने सभी रक्तदाताओं, सहयोगियों और चिकित्सकों का हृदय से आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई। कुपोषित छात्र कल्याण संघ लगातार वर्ष 2013 से इस शिमला के अंदर अपना वो चाहे रक्तदान कार्यक्रम हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, अनेक तरह के जो सामाजिक कार्य है वो करती रहती है। इसी के आधार पर कुपोषित छात्र कल्याण संघ के द्वारा आज इस शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अपना 11वां रक्तदान शिविर जो है लगाने जा रही है। और मैं इस उपलक्ष्य पर सभी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी आए और मिलकर रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान से किसी व्यक्ति को नया जीवन मिल सकता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आज के समय में रक्त की बहुत अधिक जो है समस्या है, और यदि हम सभी मिलकर जो है इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेंगे तो कि हम किसी व्यक्ति का जीवन बचा सके, तो मैं समझ सकता हूं कि इससे पुण्य का कार्य जो है। और तो जो अभी यहाँ से जो कार्रवाई हो चुकी है डॉक्टर कंचन की संस्था में यहाँ पे जो अभी बच्चे गए हैं, यहाँ पे वॉकथॉन हो रहा है जी, बहुत बहुत आभार प्रकट इंडिया न्यूज़ करवा रहा है, उन सभी लोगों का एसोसिएशन विद अल्केमिस्ट एंड ओजस हॉस्पिटल शिविर में जो है आए करवा रहा है यहाँ पे वॉकथॉन। और अच्छा महसूस करना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है, शरीर को फायदा ही है, लोगों को भी इससे हेल्प मिल जाती है जिनको रक्त की जरूरत हो। रक्तदान तो महादान है, इससे कभी डरना नहीं चाहिए, इससे तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये तो अच्छा काम है, ये तो 3 महीने में वापस आ जाता है, पूरा बन जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा हाल ही में निकाली गई बम्पर भर्ती में आवेदन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब आवेदन में की गई किसी भी गलती को सुधारना अभ्यर्थी के लिए महंगा साबित हो सकता है। आयोग ने पहली बार करेक्शन विंडो का उपयोग करने पर हर बार 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया है। आवेदन तिथि समाप्त होने के 3 दिन बाद आयोग अभ्यर्थियों के लिए 7 दिन की करेक्शन विंडो खोलेगा। इस अवधि में उम्मीदवार अपने आवेदन में हुई किसी भी त्रुटि को ठीक कर सकेंगे, लेकिन हर प्रयास पर 100 रुपये का शुल्क देना होगा। पहले भी करेक्शन विंडो की सुविधा दी जाती थी, मगर शुल्क पहली बार लागू किया गया है। यह बदलाव तब आया जब आयोग पहले ही आवेदन शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर चुका है। टीजीटी भर्ती के दौरान शुल्क 450 रुपए था, उसके बाद भी भर्तियों में इसे बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया। खास बात यह है कि पेपर लीक विवाद के बाद भंग किए गए पूर्व कर्मचारी चयन आयोग के समय आवेदन शुल्क केवल 350 रुपए था। अब राज्य चयन आयोग के दौर में आवेदन से परीक्षा तक की पूरी प्रक्रिया तो ऑनलाइन कर दी गई है, लेकिन आवेदन शुल्क और करेक्शन शुल्क दोनों में बढ़ोतरी से अभ्यर्थियों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।
इन बदलाव की जानकारी 271 पदों की भर्ती अधिसूचना में शामिल की गई है। राज्य चयन आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि अभ्यर्थियों को आवेदन भरते समय गाइडलाइन ध्यान से पढ़ने और पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा आवेदन के लिए 35 दिन का पर्याप्त समय दिया जाता है। यदि कोई त्रुटि रह भी जाती है तो करेक्शन विंडो का विकल्प उपलब्ध है। आयोग के इस निर्णय से जहां प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होने की उम्मीद है, वहीं अभ्यर्थियों के बीच शुल्क बढ़ने को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों पर बढ़ते प्रदूषण ने हिमालय की संवेदनशील पारिस्थितिकी को गंभीर रूप से प्रभावित करना शुरू कर दिया है। ट्रैकिंग रूट के रूप में इस्तेमाल होने वाले धार्मिक स्थलों पर कचरे में तेजी से बढ़ोतरी, अनियंत्रित निर्माण और जंगलों की कटाई चिंता का विषय बन चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के टूरिज्म एंड ट्रेवल विभाग के PhD शोधार्थी रवेश मृगेंद्र ने अपने शोध में चेतावनी दी है कि धार्मिक पर्यटन स्थलों का दबाव एक गंभीर पर्यावरणीय संकट का रूप ले रहा है। वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश में 1,81,24,694 पर्यटक पहुंचे, जिनमें से अधिकतर लोग धार्मिक स्थलों की ओर गए। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 13.24% अधिक है। बढ़ती आवाजाही के कारण पानी व शीतल पेय की खाली बोतलें, प्लास्टिक रैपर और शराब की बोतलों का कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में कचरे और पर्यावरणीय क्षरण में भारी वृद्धि विशेष रूप से श्रीखंड महादेव, कमरूनाग झील, पराशर झील आदि हिमानी चामुंडा, चूड़धार, मणिमहेश, किन्नर, कैलाश आदि स्थलों पर देखी गई है। इन मार्गों पर ट्रैकिंग के दौरान पर्यटक बड़ी मात्रा में प्लास्टिक व अन्य कचरा छोड़ जाते हैं, जिससे न सिर्फ पर्यावरण बल्कि धार्मिक आस्था भी प्रभावित हो रही है। कई बार स्थानीय देवता अपने गुरुओं के माध्यम से चेतावनी भी जारी कर चुके हैं। शोधार्थी रविश मृगेंद्र के अनुसार हिमाचल के धार्मिक स्थलों का बतौर पर्यटन स्थल बढ़ता उपयोग चिंताजनक है। हर वर्ष यहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसे रोकना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कचरा प्रबंधन तथा पर्यावरण संरक्षण की सख्त नीतियां लागू नहीं की गई तो हिमालय का प्राकृतिक संतुलन और धार्मिक विरासत दोनों खतरे में पड़ जाएंगे, जिसका सीधा असर लोगों के जीवन पर भी पड़ेगा। हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी पर बढ़ता प्रदूषण आस्था और पर्यावरण दोनों के लिए चेतावनी है। यदि अभी ठोस कदम न उठाए गए तो आने वाले वर्षों में स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार का राजधानी शिमला स्थित राजीव भवन में भव्य स्वागत किया गया। फूलों की मालाओं, ढोल नगाड़ों और पटाखों के बीच हुए इस जोशीले स्वागत कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 50 साल बाद सिरमौर वासियों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना गर्व की बात है। विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनका उद्देश्य सरकार और संगठन के बीच मजबूत कड़ी बनकर काम करना होगा। उन्होंने स्वीकार किया कि यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन वे इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता की आवाज बनना ही मेरा संकल्प है। कार्यकर्ताओं ने भी विश्वास जताया कि विनय कुमार के अनुभव और सरल व्यवहार से संगठन में नई ऊर्जा आएगी। इस प्रदेश के सबसे पहले जो अध्यक्ष रहे डॉक्टर YS परमार जी रहे हैं। मुझे जो अध्यक्ष बनाया गया है वो मात्र एक चीज को बड़ा ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। एक तो मेरा सभी से प्यार है, सभी से स्नेह है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं डाइस पे, जितने हमारे वरिष्ठ लोग हैं, इन सब के साथ मेरे पिताजी ने काम किया है। मेरे स्वर्गीय पिता डॉक्टर प्रेम सिंह जी ने इन सब के साथ विधायक रहे हैं, और ये लोग भी मुझे अपने बच्चे की तरह मानते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोगों का आशीर्वाद और सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहेगा, और सरकार और संगठन के बीच में कड़ी का काम हम करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। वर्कर जो हमारा कांग्रेस का वर्कर है, उसकी आवाज विनय कुमार बनेगा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक आम व्यक्ति की आवाज बनूं, एक आम वर्कर की आवाज बनूं, और कठिनाइयों से मैं कभी घबराया नहीं हूं। मुश्किलें आती जाती रहती है, चैलेंजेस लाइफ में लेने पड़ते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि 1 साल बाद हमें
अध्यक्ष का पद मिला, ये जिम्मेवारी मिली। निश्चित तौर पे हम सभी को साथ देके, सभी के मार्गदर्शन जानते हुए हम कार्यकारिणी का गठन 2-3 महीने के अंदर कर देंगे। और इस कार्यकारिणी का गठन न केवल प्रदेश बल्कि जिला स्तर पे हम ब्लॉक वाइज और बूथ लेवल तक करेंगे। मैडम प्रतिभा जी ने कुछ बिंदुओं पे जरूर अपनी राय दी है और इनकी राय सर माथे पे है। जरूर आपकी बात को सुना जाएगा, गौर किया जाएगा, अमल किया जाएगा। मैं आपको विश्वास देता हूँ महिलाओं को पूरा मान सम्मान मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, मैं ये चाहता हूँ कि जब कोई भी कार्यक्रम हमारे यहाँ राजीव भवन में होगा, उसके लिए हम शहरी महिलाएं जो है कम से कम 50-100 महिलाएं ऐसी होनी चाहिए जो एकदम आके कार्यक्रम में शामिल हो जाए। और इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे युवा साथी, हमारे जितने भी वर्ग है, हमने सबको साथ लेना है, सबको अपने साथ जोड़ना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि ये साल जो 26 वाला साल है, एक हमारे पास काम करने के लिए है। 27 वाले साल में हमें इलेक्शन में जाना है और इलेक्शन की एक्सरसाइज हमने अभी से शुरू कर देनी है। आप जो आए, एक बार फिर से सभी लोगों ने जिन्होंने हमारा बहुत गर्मजोशी से यहाँ स्वागत किया, उन सबका धन्यवाद। सभी सीनियर लीडर्स का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पूर्व अध्यक्ष जितने भी हैं मंत्रीगण, सभी का और आप सभी वर्कर का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने शिमला स्थित राजीव भवन में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का धन्यवाद करते हुए कहा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के बाद सिरमौर जिले को अध्यक्ष के रूप में रेणुका के विधायक विनय कुमार का मिलना गर्व की बात है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने रातों रात अपना इस्तीफा मंजूर करवाने के लिए सहयोग दिया। सुक्खू ने बताया कि सभी नेताओं से व्यापक चर्चा के बाद विनय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह के कार्यकाल में संगठन का दायरा बढ़ा और ग्रुप के साथ पदाधिकारी जुड़ते गए, जिसके परिणाम स्वरूप 400 पदाधिकारियों की टीम तैयार हुई। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि नई टीम के साथ काम करते हुए कांग्रेस 2027 में एक बार फिर सत्ता में लौटेगी। आज बड़ी खुशी की बात है कि विनय कुमार जी आज अध्यक्ष के रूप में अपना नया पदभार संभाल रहे हैं। जिस दिन इनकी घोषणा होनी थी, मेरी विनय जी से बात हुई कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, आप इस्तीफा दीजिए। मैं कुलदीप पठानिया जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जैसे कि मुकेश अग्निहोत्री जी ने किया। ये एक ऐसा इस्तीफा था जिसे स्पीकर महोदय ने रात्रि में ही स्वीकार कर दिया और उसी दिन की घोषणा हुई। जब मैडम प्रतिभा सिंह जी अध्यक्ष बनी तो उसमें ऐड होते हुए इतने पदाधिकारी ऐड हो गए कि 400 के करीब पदाधिकारियों की टीम बन गई। तो जो दूसरे पदाधिकारी थे उनकी भी भूमिका था, कोई जनरल सेक्रेटरी था स्टेट का, कोई वाइस प्रेसिडेंट था। इतने जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था तो मैंने भी इतने नहीं बनाए थे, जबकि मैंने काफी बनाए थे यूथ कांग्रेस के समय। तो इतने पदाधिकारी ऐड होते गए मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमें नई कार्यकारिणी का गठन करना चाहिए। कई बार हमने दोनों ने जाकर दिल्ली में भी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बॉडी को, हम दोनों ने मिलकर हमने बोला कि हम करते हैं और नई बॉडी बनाते हैं और एक साल से हम प्रयास थे, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली। हमको जगह मिलेगी जो कार्यकर्ता संगठन से निकलकर एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, इन सब महिलाओं को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। ये युग का परिवर्तन है, नई टीम का आना एक युग का परिवर्तन है और नई टीम के साथ अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा आने वाले समय में 2027 में कांग्रेस एक बार फिर तीसरी बार सत्ता में आएगी। हमने ऐसे व्यक्तित्व को टिकट दिया जो राजनीति में संगठन से जुड़कर आगे आए और 6 सीटें जीतकर हम दोबारा 40 सीटों पर पहुंचे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में हम जिस लड़ाई को लड़ेंगे उस लड़ाई की जीत का लक्ष्य अगर कोई तय करेगा
तो विनय कुमार जी के नेतृत्व में बनी हुई टीम का लक्ष्य तय करेगा, ये मुझे आशा है। आप सब लोग मंत्रिमंडल के आपके साथ खड़े हैं। आज आपका दिन है। आज मैंने कहा कि जब नया अध्यक्ष पदभार संभालता है तो पहले मैं बोल लेता हूँ, फिर आने वाले समय में जो परंपरा होगी उसके अनुसार बोलेंगे, क्योंकि नए अध्यक्ष को जब बागडोर सौंपी जाती है, मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पर इनके अंदर आता हूँ। जैसे मैं मैडम प्रतिभा सिंह जी के अंदर आपके कार्यकर्ता के तौर पर अंदर आते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बीजेपी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं इस बात को कह सकता हूँ, ये ठीक है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, हमें टाइट कर रखा है। जब से हमने ओपीएस दिया है, हमारे हर साल 1600 करोड़ रुपया कट लगता है। हर महीने एक ना कोई पत्र आ जाता है कि आप यूपीएस की तरफ जाइए, आप यूपीएस की तरफ जाइए। लेकिन हमने कहा उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने इस प्रदेश की विकास की गाथा को लिखा है, उनके साथ कांग्रेस की सरकार हमेशा खड़ी है और हम ओपीएस को वापस नहीं लेंगे। लेकिन कुछ चुनौती का भी हम डटकर सामना कर रहे हैं, कुछ चुनौती का भी हम डटकर सामना कर रहे हैं। और अब दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में जिस आत्मनिर्भर हिमाचल की हमने कल्पना की है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार पिछले इस महीने अभी मैं बैठक ले रहा था, बहुत अच्छा सुधार हुआ है। और जो हमने गारंटियां दो रही हैं आने वाले बजट में, आप उसमें उसका स्वरूप देखेंगे, ये मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर हमारे युवा साथी विनय कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।